अस्सलाम वालेकुम। कराची की सूरत हाल और ये ऑपरेशन आगे कैसे बढ़ना चाहिए। आज रेंजर्स ने एक क्लेम किया है एक गिरफ्तारी के बाद कि ज़हरा शाहिद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक लीडर, बड़ी एक्टिव समाजी कारकुन, उनका कातिल जो था उसको उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। MQM जो है वो अपने बयान जारी कर रही है, रेंजर्स की प्रेस स्टेटमेंट्स आ रही हैं, वो पब्लिक इंटरेक्शन उस तरह नहीं है मीडिया के साथ। लेकिन लोगों की एक ख्वाहिश मौजूद है कि कराची में अमन व अमान बहाल हो जाए, कराची में ये जो फसादात हैं, टारगेट किलिंग है, भत्ताखोरी है, इसका ख़ात्मा हो जाए। लेकिन ऐसे तरीके से हो कि मज़ीद अबतरी ना हो जाए, क्योंकि पिछले 20, 25, 30 साल में कराची में हर 2-4 साल के बाद ऑपरेशन भी होता है, हर 2-4 साल के बाद एक नया पॉलिटिकल अलायंस भी बनता है। अमन कभी नसीब नहीं हुआ इस शहर को। ये तीसरा या चौथा ऑपरेशन है जो हम देख रहे हैं पिछले 20 सालों के अंदर। हर ऑपरेशन के 2 साल के बाद पहले से ज़्यादा सूरत हाल ख़राब होती है। तो इस दफ़ा कुछ ऐसा करना चाहिए कि जो पहले से मुख्तलिफ और कराची में देर पा अमन कायम हो जाए। वो कैसे होगा उसके ऊपर प्रोग्राम में हम फोकस रखेंगे। और प्रोग्राम के स्टार्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंटरनल पॉलिटिक्स जो है उसको भी एक आध सवाल में हम डिस्कस करेंगे। एक तो 246 NA 246 अजीज़ाबाद वाला हल्का, वहाँ तहरीक इंसाफ इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रही है। तो क्या चीज़ बदली है कि यह अब इनका टिकट होल्डर कॉन्टेस्ट करेगा, जीतेगा तो यकीनन उसे हल्फ उठाने असम्बली में भी जाना पड़ेगा। तो क्या चीज़ फ़र्क हुई कि तहरीक इंसाफ ने यह फैसला किया। दूसरा एक ट्रिब्यूनल बना हुआ था जो इनका पार्टी के अंदर इंतखाबात के हवाले से इनके कुछ मसाइल थे उसको देख रहा था। जस्टिस वजूद्दीन साहब की जो रिकमेंडेशंस हैं वो भी हतमी फैसला नहीं। उस रिकमेंडेशन में कहा गया कि सवाए चेयरमैन के बाकी सारे ऑफिस जो हैं उनका खात्मा किया जाए। वो क्या हुआ उस पर भी बात करेंगे। इस्लामाबाद स्टूडियो से आज हमारे साथ शरीक गुफ्तगू डॉक्टर शीरी मज़ारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, सईद गनी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। वेरी वार्म वेलकम बोथ ऑफ यू। कराची से हमें ज्वाइन कर रही हैं खुशबख्श शुजात साहबा, MQM से हमारे साथ हैं। खुशबख्श भी खुश आमदीद आपको भी। और जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब हमारे साथ हैं, फॉर्मर गवर्नर भी हैं, होम मिनिस्टर भी रहे। आपको भी गवर्नर साहब खुश आमदीद कहूँगा। और राजा साकिब साहब हमारे रिपोर्टर हैं जिन्होंने ये खबर जारी की थी सबसे पहले कि PTI की जो पार्टी ऑफिस हैं उसके ऊपर जो ट्रिब्यूनल है उसने ये रिकमेंडेशन दी हैं। राजा साकिब साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम नदीम साहब। राजा साहब पहले ये फरमा दें कि ये कितना अर्सा पहले आपने रिपोर्ट किया था। नदीम साहब देखें, सबसे पहले जब ये पार्टी में जो रिगिंग की बात हुई, इनका पार्टी इलेक्शंस में रिगिंग की बात हुई, तो उस पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने 2 रुकनी ट्राइब्यूनल कायम किया था। और इस ट्राइब्यूनल के सरबरा जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन अहमद थे और इसके अलावा मलिक यूसुफ गबूल साहब जो हैं वो भी इस ट्राइब्यूनल का हिस्सा थे। इन दोनों ने मिलकर तहकीकात की। बाद ये 26 सितंबर को 2014 को उन्होंने ये ऐलान किया, उन्होंने ये अपनी तरफ से जो रेकमेंड किया कि पार्टी में नए इंतखाबात की जरूरत है। इनका पार्टी इलेक्शन हुए हैं उसमें बड़े पैमाने पर धांधली हुई है और उसमें पैसे का इस्तेमाल हुआ है, उसमें गिफ्ट दिए गए हैं एक दूसरे को, इसलिए जरूरी है कि पार्टी इलेक्शन दोबारा कराए जाए। और इस पर जो है कहा यह गया कि मार्च 2015 तक इलेक्शन करा। जो आज रिपोर्ट आई है सामने बेसिकली वही रिकमेंडेशंस हैं कि रिगिंग भी हुई, पैसे का इस्तेमाल हुआ, गिफ्ट दिए गए और दोबारा इंतखाबात करवाए जाए। यही रिपोर्ट आज सामने आई है जस्टिस वजूद्दीन की। सर देखें, ये रिपोर्ट सितंबर 2014 में आई थी, लेकिन अब जो है मार्च तक दोबारा इंतखाबात कराने का हुक्म दिया गया था। लेकिन मार्च 2015 भी गुजर गया, इंतखाबात नहीं हो सके। उसके बाद पिटिशनर दोबारा गए ट्राइब्यूनल के पास और कहा कि आपके फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ है, जिसकी बिना पर आज जो फैसला जारी हुआ है उसमें जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन अहमद और गबूल साहब ने कहा है कि फौरी तौर पर तमाम ओहदेदारान की जो मुद्दत है वो खत्म कर दी गई है, की जाती है। और इसके अलावा जनाब जो पार्टी जो है वो केयर टेकर सेटअप का बंदोबस्त करे और नए इंतखाबात अगले 3 माह के अंदर अंदर कराए। अच्छा राजा साकिब एक मिनट आप साथ ही रुकिए। शीरी बीबी हमारे साथ हैं। शीरी बीबी, अब आपके पार्टी के अंदर धांधली, ये पहले तो इसकी वजाहत फरमा दें। कमीशन ने आपको बोला कि रिगिंग किया, आपने पैसे का इस्तेमाल किया। बात सुने, ट्राइब्यूनल ने प्राइमरीली कहा था कि ये इसमें बहुत सी गड़बड़ हुई है, धांधली, पैसे का इस्तेमाल। पैसे का इस्तेमाल इस तरीके से नहीं उन्होंने कहा था। आई हैव रेड द रिपोर्ट, बट उसमें ये जरूर कहा गया था कि इसमें इरेगुलरिटीज हुई हैं और हमने रिगिंग का लफ्ज भी था और हमने एक्सेप्ट की थी रिपोर्ट। और उन्होंने कहा था मार्च नून लीग के लिए तो आप धरना दे के बैठे थे, तो आपकी पार्टी के हमने कमीशन बिठा दिया ना जिसने रिपोर्ट दे दी और हम वो उसको फैसला कर रहे हैं। हमने हुआ ये कि चेयरमैन के चीफ ऑफ स्टाफ ने कौन धांधली से बना था, वैसे आपस की बात है, बना कौन था धांधली से जो भी थे जस्टिस चेयरमैन साहब उसमें शामिल थे। लेट मी टेल यू, जस्टिस वजीउद्दीन की रिपोर्ट पे हम वी एग्रीड इट विल बी इनफोर्स्ड, बट
हमारे अब वो मेंबरशिप जो एक्चुअली वन ऑफ द मेजर जो इश्यूज था वो था कि जी मेंबरशिप सही नहीं हुई थी, तो वो मेंबरशिप प्रोसेस हमने रीस्टार्ट किया है। तो हमने जस्टिस वजीउद्दीन को, चेयरमैन के चीफ ऑफ स्टाफ ने खत लिखा था कुछ दिन पहले कि हमें कुछ टाइम दें 6 महीने का। हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल एक रिव्यू कमेटी बनी थी, उसकी रिपोर्ट पे अब बाकी जो ऑफिस बेयरर्स हैं वो डिस्कशंस कर रहे हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज इन द मिड्स ऑफ रिव्यू और हमारी मेंबरशिप ड्राइव रेगुलराइज हो रही है और कंप्लीट नहीं है, तो हमें टाइम चाहिए। उसमें फिर आज रिपोर्ट जनरल जस्टिस वजीउद्दीन ने दी कि नहीं बहुत लेट हो गया व्हाटएवर। और आपके सारे ऑफिस बेयरर्स जो थे उनको इलेक्टेड ऑफिस बेयरर्स सारे जो थे व्हाटएवर, चेयरमैन साहब की ये डिसीजन हुई है उसके इन द लाइट ऑफ ऑल दिस कि पहले तो मैं बता दूं कि ये हमारी पार्टी इज प्रॉब्ली द ओनली जमहूरी पार्टी जो इस किस्म की डिसीजंस जस्टिस वजू की रिपोर्ट ट्राइब्यूनल्स भी आते हैं। क्या तय किया पार्टी ने? और हमारी पार्टी के प्लेंटिव्स थे ना, अगर हमारी जमहूरी पार्टी ना होती तो प्लेंटिव्स जस्टिस वजू की रिपोर्ट के ऊपर आपकी पार्टी ने क्या डिसाइड किया? डिसाइड ये हुआ है कि संडे को सीनियर लीडरशिप की मीटिंग होगी, खान साहब ने ये डिसीजन लिया है, उसके बाद अगला राय अमल तय होगा। इस इतवार को इमरान खान सीनियर पार्टी के आदर के साथ बैठेंगे और फैसला करेंगे कि जस्टिस वजी की जो रिपोर्ट आई है उसकी रोशनी में क्या अगला आगे का राय अमल क्या होगा। एक सवाल और पूछूं, एक क्रेडिट जरूर दें, दिस शोज जो हम क्लेम करते हैं सही करते हैं हमारी पार्टी। आपको कैसे लगा जब जस्टिस वजी ने रिपोर्ट दी कि आपने धांधली की और पैसे का इस्तेमाल किया, आपको कैसे लगा? देखिए हमें अफसोस हुआ और हमने कहा अगर हुआ है तो आइडेंटिफाई हो लोग और सजा दी जाए। आइडेंटिफाई किया आपने? ये अब जस्टिस वजीउद्दीन ने आइडेंटिफाई करना है, मैंने तो नहीं करना। मैं तो मुझे थोड़ी देर पहले पता चल जाता ना तो मैं जस्टिस वजी से बात करके यहाँ बैठता और नाम पूछता कि किस किस ने पैसे का इस्तेमाल किया। लेकिन मैं राजा साकिब साहब आपका शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे कोशिश करिएगा कि वो नाम पता चले जो जस्टिस वजी साहब ने अगर आइडेंटिफाई किए हैं कि पैसे का इस्तेमाल करने वाले कौन है, तो इसी प्रोग्राम में बताते हैं और शीरीन बीबी से पूछते हैं उस पर रद्द अमल भी। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। आपने प्रोग्राम के टॉपिक की तरफ आते हैं, कराची ऑपरेशन। सईद गनी साहब आप फरमाइएगा, मामला अमन की तरफ हमें लेकर चलने चाहिए, लॉ इन्फोर्समेंट को ट्रांसपेरेंटली सारे काम करने चाहिए, पॉलिटिकल लीडरशिप को इसको ऑन करना चाहिए और अदालतों को सजाएं देनी चाहिए। आगे चलें कैसे, क्योंकि कंट्रोवर्सी से बचते हुए निकलना मुश्किल नज़र आ रहा है मुझे। देखिए इस तरह के ऑपरेशंस में कंट्रोवर्सीज तो आएंगी और जब ख़ास तौर पे सियासी जमातों पे नाम लिए जाएंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि सियासी जमातों से ज़्यादा जो है हमारे इदारों को मोहतात होना चाहिए, चूँकि अल्टीमेट जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी बनती है कि वो ऑपरेशन को कामयाब बनाएं। आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की नहीं है? नहीं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट तो है ना जी साथ, हम तो ये नहीं कह सकते कि अल्टीमेट रिस्पांसिबिलिटी जिन पार्टीज के ऊपर इल्जाम लग रहा है मैं उनके हवाले से बात कर रहा हूँ, उनसे ज्यादा जिम्मेदारी उन 9-0 पे रेड प्रोविंशियल गवर्नमेंट की मंजूरी से हुई या नहीं हुई? मुझे इसका पता नहीं है सही कि गवर्नमेंट से पूछा था या नहीं पूछा था, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जब पुलिस या रेंजर्स या कोई और इदारा इस किस्म का ऑपरेशन कर रहा हो तो शायद वो ये जरूरी भी नहीं होता कि वो ये बताए कि जी आज मैंने यहाँ रेड करना है, कल मैंने यहाँ करना है। अगर पीपल्स पार्टी का हेडक्वार्टर रेड करना हो तो वो आपसे बिल्कुल पूछना मुनासिब नहीं है, दुरुस्त नहीं? हमारे एक वजीर साहब के दफ्तर पे रेड किया था उन्होंने, वो बिलावल हाउस नहीं था, वजीर साहब का दफ्तर। पीपल्स पार्टी के मिनिस्टर तो थे ना, ये सिटिंग नहीं पूछा गया था। हमारे पार्टी के डिस्ट्रिक्ट के कुछ अहदेदारान को गिरफ्तार किया गया था, हमसे नहीं पूछा गया था। तो ये चीज़ें मेरा ख्याल है इसी तरह होनी चाहिए तो ज़्यादा मुनासिब है। अगर डेफिनेटली वो पीपल्स पार्टी के चीफ मिनिस्टर से ये पूछेंगे कि हम आपके फलां आदमी को उठाने जा रहे हैं तो ये बड़ी ऑकवर्ड सी बात होगी, उसको हाँ कहे या ना कहे। तो ये इदारों के ऊपर छोड़ा जाना चाहिए कि जहां वो महसूस करते हैं क्रिमिनल किसी भी जमात का है, कोई भी शख्स है, उसके खिलाफ आज़ादी से कार्रवाई। भी आप कुछ कह रहे हैं? मैं सब कहती थी कि अगर वो पूछ के जाते हैं फिर रेड तो नहीं होता ना, सो द रेड बाय डेफिनेशन इज के पूछ के नहीं जाएंगे। अगर आप पुलिस आती है और मेरे से पूछती है कि मैंने आपका घर सर्च करना है, फिर रेड नहीं होता। सीएम सिंध टीम लीडर है, कैप्टन ऑफ द टीम कहा जाता है उन्हें, तो सीएम शुड बी ऑन बोर्ड फॉर ऑल सच एक्टिविटी। आई थिंक द सीएम, मैं सीएम सिंध पे ज्यादा नहीं कहना चाहती। अच्छा, खुशबख्त बीबी से पूछते हैं। खुशबख्त बीबी आप ये बताइएगा, अल्ताफ हुसैन साहब ने जो स्टेटमेंट जारी की, उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि कुछ लोगों को राब्ता कमेटी में मालूम था कि ये लोग 9-0 के इर्द गिर्द जो है वहाँ आबाद हैं, यही उन्होंने स्टेटमेंट दी ऑन एयर, और उन्होंने कहा कि इन लोगों को वहाँ नहीं होना चाहिए था। पार्टी ने इंटरनली क्या एक्शन लिया उन लोगों के खिलाफ और कौन लोग थे, क्या आप आइडेंटिफाई कर पाई हैं उनको? जी, खुशबख्त बीबी को शायद हमारी आवाज़ नहीं गई, दोबारा चलते हैं उनके पास, लेकिन उससे पहले जनरल मोइन साहब के पास चलते हैं। जनरल मोइन साहब आप बताइएगा, ये बार बार कराची में ऑपरेशन करना पड़ता है, कराची को अमन नसीब नहीं होता, क्या कमी रह जाती है जिसको दुरुस्त करना चाहिए?
जी, मेरे ख्याल में बार बार ऑपरेशन तो ऐसा सच नहीं होता, 2-3 ही ऑपरेशन जो हैं वो हैं जो मशहूर हैं, 92 का है या कुछ। अब जो इस वक्त ऑपरेशन हो रहा है ये तो एक नेशनल लेवल के ऊपर इस पर कंसेंसस डेवलप हुआ है, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में डेवलप हुआ है अपना, इसके ऊपर सब लोग जो है एग्री किया है। और फिर प्राइम मिनिस्टर साहब खुद तशरीफ़ लाए हैं सिंध में और सिंध के सब बड़े लोगों को साथ बिठाया है और सब लोगों ने कहा कि कराची में अमन कायम करने के लिए बिला इम्तियाज़ कार्रवाई होनी चाहिए और जिसकी लीड रोल रेंजर और पुलिस होंगे। तो इस जो उनको डायरेक्शंस मिली हैं तो उस पर जो है रेंजर्स वालों ने कहा कि और पुलिस ने भी कहा कि हम बिला इम्तियाज़ कार्रवाई करेंगे, इंसाफ करेंगे, लेकिन हम पर सियासी दबाव फिर न डाला जाए कि इसको पकड़ लो तो इसको छोड़ दो, फिर तमाम ऑपरेशन की क्रेडिबिलिटी चली जाती है और वो ऑपरेशन फिर रास्ते में ही रुक जाता है, कामयाब नहीं हो पाता। तो ये बात भी एक बड़ा प्रिंसिपल तय पाया था, आर्मी चीफ और DGI भी सब यहाँ मौजूद थे और ये तमाम जो ऑपरेशन हो रहा है ये इंटेलिजेंस नवाज शरीफ साहब की तीसरी हुकूमत है और तीनों दफा वज़ारत उज़्मा के बाद उन्होंने कराची ऑपरेशन का फैसला लिया, तीनों दफा ऐसे ही हुआ। फिर मोहतरमा के दौर में बड़ा सख्त ऑपरेशन हुआ था और मुझे याद पड़ता है कि जनरल नसीरुल्लाह बाबर उनके हवाले से बहुत सारे खदशात भी थे और शिकवे भी थे, गिले भी थे MQM वालों के। तो ये ज़्यादा वक्फा नहीं पड़ता, 3-3 4-4 साल के गैप के बाद ये काम हो रहा है। तो मैं तो चाहता हूँ कि वो काम हो कि देर पा अमन हो जाए, जिसके भी क्रिमिनल है इर्रिस्पेक्टिव को जमात कौन सी है उसको आप पकड़ें और जाके सजाएं दें उनको। जी हाँ, मेरे ख्याल में इस ऑपरेशन ये इस लिहाज से मुख्तलिफ है कि इसमें तमाम लोग जो हैं, जो इसमें फ़ौज और सियासी और अवाम, वो इस दहशत गर्दी से तंग हैं, भत्ताखोरी से तंग हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन टारगेट किलिंग से तंग हैं और वो बिलाखिर अमन चाहते हैं। और इस दफ़ा आपने देखा है कि जो स्टेप्स उठाए जा रहे हैं तमाम मुल्क में और कराची में, वो एक पॉलिटिकल रिजॉल्व के साथ उठाए जा रहे हैं और इस मसले को आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि कराची में अमन कायम हो। और अमन कायम होना शुरू हुआ है, हालात बेहतर हुए हैं, टारगेट किलिंग में कमी आई है, भत्ताखोरी में कमी आई है और साथ साथ बहुत सारे टारगेट किलर्स और दूसरे लोग पकड़े भी गए हैं जिनके मुकदमे अदालतों में जा रहे हैं। और आवाम जो है उनकी सपोर्ट इस ऑपरेशन को फुली हासिल है, कोई इससे तंग नहीं हो रहा है। जाहिर है कि जो लोग पकड़े जाएंगे तो जो उनके साथ लोग हैं वो थोड़े परेशान होते हैं, लेकिन हमें अगर अपने मुल्क का मफाद अजीज़ है, अपने सूबे का मफाद अजीज़ है, अपने शहर का मफाद अजीज़ है, तो हमको हिम्मत करनी पड़ेगी और इसको कबूल करके एक दफ़ा सफाई करनी पड़ेगी। और ये काम फिर कोई ऑपरेशन का कोई टाइम लिमिट तो इसकी है नहीं, तो ओपन एंडेड है, जब तक कि पूरी तरीके से चीज़ें काबू में नहीं आती ये ऑपरेशन चलता रहेगा। अच्छा, खुशबख्त बीबी दोबारा हमें ज्वाइन कर चुके हैं। खुशबख्त बीबी, आपकी आवाज़ आ रही है? जी, मुझे आपकी आवाज़ आ रही थी, मेरी आवाज़ आपको नहीं जा रही थी। जी, अगर आपने सवाल सुन लिया तो आप बता दीजिए कि अल्ताफ हुसैन साहब की। जी, अब आपकी आवाज़ ऑन एयर बिल्कुल क्लियर आ रही है। इंटरनली पार्टी ने क्या एक्शन लिया उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने ऐसे वांटेड लोगों को वहाँ इर्द गिर्द के इलाकों में रहने के लिए जगह, मौका दिया और जगह दी? नदीम मलिक साहब, आप एक बात को तो ज़रूर अप्रिशिएट कीजिए कि अल्ताफ़ हुसैन भाई ने कोई बात कभी भी आवाम से छुपाई नहीं है और जो बात उनके इल्म में आई है उन्होंने बरमला उसका इजहार कर दिया है। उस पर हम बहुत तनकीद का भी निशाना बनते हैं। लोग कहते हैं जी वो तो अपनी पार्टी के लोगों को तनकीद का निशाना बना देते हैं, बड़े बड़े जलसों में कह देते हैं, लेकिन ये हकीकत है कि अगर उन्हें ये इल्म हो जाता है कि पार्टी में वाक़तन किसी ने कोई ज़्यादती, कोई गलती की है, तो वो उसकी पकड़ बड़ी ज़बरदस्त करते हैं। ये देखे बगैर कि उससे कितना नुकसान पहुंच रहा है या आवाम में क्या इंप्रेशन जा रहा है, क्या एक्शन लिया गया उसके बाद, क्योंकि इतनी क्लैरिटी के साथ उन्होंने स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने कहा कि ये लोग वहाँ नहीं होने चाहिए थे और उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को राब्ता कमेटी में इल्म था, तो मुझे उन्होंने बड़े गुस्से का इजहार किया कि मैंने इनसे पूछा था, इन्होंने कहा ऐसा कोई शख्स नहीं है। जी 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 जी, बहुत गुस्से का इजहार किया यकीनन, और इस पर वो उनका एक तरीक़ाकार है, वो इसकी मालूमात करके शवाहिद जब तक उनको मुकम्मल नहीं हो जाएंगे उसके बाद वो एक्शन लेंगे। देखिए, बहुत सारे लोग आपको इस वक्त ऐसे नज़र नहीं आ रहे हैं हमारे पास जो गुज़िश्ता बरसों में हमारे साथ थे। उसकी वजह यह कि अल्ताफ़ भाई ने बरमला पब्लिकली
उनकी गलतियों पर अपने गुस्से का इजहार करते हुए उन्हें निकाल दिया। पार्टी से कारकुन भी निकाले गए हैं, राब्ता कमेटी के लोगों को भी हटाया गया है। ऐसा नहीं है तो इस पर भी उन्हें एक्शन तो लेना है और वो लेंगे, क्योंकि वो कह चुके हैं और बता चुके हैं और उनको एहसास हुआ है। जो गलती जहां कहीं किसी से अगर हुई है और उसका अगर उसे इल्म था और ये साबित हो जाता है तो उसमें वक्त लगेगा, क्योंकि आपको तो पता है ना कि वो मुश्किलें। मैं एक सवाल आपसे दोहरा लूं इसी टॉपिक पे। डे बाय डे जो मामला चल रहे हैं के मुतालिक उन्होंने कहा कि उनका इशू ये था कि ज़मीनों पे कब्जे का इशू था, उनके नॉलेज में आया तो उन्होंने उनको हटा दिया, ये उन्होंने बात कही। लेकिन ये जो लोग जो अभी जिनको मुतल्लक उन्होंने कहा कि ये लोग वहाँ नहीं होने चाहिए थे और कुछ के नॉलेज में था, पार्टी ने आइडेंटिफाई किया कि वो लोग कौन थे जिनके नॉलेज में था राब्ता कमेटी के अंदर? आपको आने वाले दिनों में इसकी वजाहत पूरी खुले तौर पे मिल जाएगी। आप बेफिक्र हैं नदीम मलिक साहब, आपको बहुत खुली वजाहत मिलेगी, मुझे यकीन है। मैं आपको ऑन एयर कह रही हूं। चलिए इस नुक्ते पे मैं ब्रेक ले लूं, क्योंकि मेरे ख्याल में इसका वे फॉरवर्ड यही है कि पार्टी इंटरनली एक तत्हीर का जो अमल है ना, अपने अंदर सफाई का, अपने अंदर जो ऐसे लोग हैं तमाम जमातें उनको दूर करना शुरू करें, फिर सफाई होगी। ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद और बात करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। शीरीन बीबी ज़हरा शाहिद, आज उनके कातिल को भी गिरफ्तार किया रेंजर्स ने। 2 लोग पहले पकड़े हुए, ये 3rd वन है। आपका रद्द-ए-अमल इसके ऊपर? देखिए, हम समझते हैं अच्छा है और अब ये जल्द इसको अपनी कंक्लूजन पे पहुंचना चाहिए, क्योंकि जो हमारी इंफॉर्मेशन है, जो पहले 2 लोग पकड़े हैं वो MQM से रिलेटेड है। तो हमारा जो मुतालबा पहले दिन से था कि MQM का लिंक है इस कत्ल में, ये वाजे होता जा रहा है और हम समझते हैं कि इन्वेस्टिगेशन जल्द से जल्द होनी चाहिए और कंक्लूजन पे ये पहुंचना चाहिए। एक मेरा सवाल है, मैं आप दोनों से पूछना चाहूँगा, फिर मैं कराची जाऊँगा। MQM इस वक्त कराची को डोमिनेट करती है, ज़्यादातर कौमी असम्बली की भी, सूबाई की सीटें भी कराची से वही जीते हैं। इज़ इट फेयर कि जो कातिल पकड़ा जाए या अगर ऐसा कोई बंदा क्रिमिनल पकड़ा जाए तो उसको हम MQM को एज पार्टी साथ उसके साथ एसोसिएट करें? नहीं, मैं तो इस बेसिस पे कह रही हूँ कि जो हमारी इंटरैक्शंस ऑफ द रिकॉर्ड हुई हैं विद द रेंजर्स जिन्होंने पकड़ा है, जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है उसके तहत ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू प्रूव हुआ है। आपका ख्याल है कि इन्वेस्टिगेशन से ये तय पाया था कि वो तो पार्टी इसमें इन्वॉल्व नहीं, जो पकड़े जाते हैं कईयों की आइडेंटिटीज तो वाजे होती है ना, जैसे अभी रेड MQM पे आइडेंटिटी होना और चीज़ है, लेकिन पार्टी का उसमें इन्वॉल्व होना मतलब ये है कि पॉलिटिकली पार्टी इस काम में इन्वॉल्व। बट अगर MQM का पार्टी वर्कर इन्वॉल्व है तो फिर तहकीकात होनी चाहिए कि पार्टी का लिंक था। PTI का वर्कर इन्वॉल्व हो नहीं, तो PTI को ब्लेम करेंगे? देखिए ना, उसको एज एन इंडिविजुअल तो कोई नहीं होगा ना ज़ारा शायद से कुछ पॉलिटिकल पर्पस है। एक चीज़ मैं जरा कहना चाहती हूँ इधर कराची के सिलसिले में, मुझे ये समझ नहीं आई, बल्कि सईद गनी साहब से एक्चुअली मैं सवाल करना चाहती हूँ कि कल एक FIR रजिस्टर हुई, ठीक है, अगेंस्ट द MQM लीडर। सिंध गवर्नमेंट के पास वो रजिस्टर हुई और PPP उनको MQM को सिंध गवर्नमेंट में लाना चाह रही है। ये कुछ कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है कहीं इधर? एक तो बात ये है कि FIR जो है वो सिंध गवर्नमेंट के पास नहीं, पुलिस के पास होती है, और दूसरा ये होम डिपार्टमेंट ना पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ही है ना पुलिस। देखिए मेरी बात सुने ना, जुल्फिकार अली भुट्टो वज़ीर आज़म थे, उनके खिलाफ कत्ल की FIR दर्ज हुई, तो आप ये कहेंगे ये अभी वज़ीर आज़म क्यों है, इनको बिल्कुल फारिग हो जाए, वो तहकीकात होगी, पता चलेगा वो बात ठीक है या कि नहीं है। हाँ, अगर कोई अदालती फैसला इस किस्म का आ जाए जिसमें बहुत ही शदीद किस्म के कोई इल्ज़ाम साबित हो जाएँ, तो फिर ये बात शायद ज़्यादा मुनासिब लगती है कि सिंध गवर्नमेंट में वो क्यों शामिल हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। जो बात आपने कही थी, मेरा ख्याल है को ज़्यादा उसमें पहले इसका जवाब दे लें फिर उसकी तरफ आएगा। अगर अदालत में तो वो बयान पेश किया जाएगा ना जो उन्होंने बुनियाद बनाया, अदालत कहती है कि ये उसमें इंसाइटमेंट टू वायलेंस के ज़ुमरे में आता है, तो फिर क्या आपकी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रेड लाइन ड्रॉ कर लेगी कि MQM से हमने साथ नहीं बैठना? देखिए, जो बात इसके ऊपर मैं बिल्कुल दूंगा, मैं टोटली इन फेवर के पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन यू हैव टू ड्रॉ सर्टेन लाइन। देखिए, पहली बात तो ये है कि अल्ताफ हुसैन साहब ने इस तरह का बयान को ये पहली दफ़ा नहीं दिया है, नंबर 1, ठीक है। उनके तवातुर के साथ स्टेटमेंट आते रहते हैं, फिर वो माजरत भी कर लेते हैं, और फिर कभी वो फौज के हक़ में बहुत बड़े बड़े जलसे भी करते हैं, रैलियाँ भी निकालते हैं, फिर कभी उनको क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, कभी उनकी हिमायत भी करते हैं। अगर तो आप बयानात के मुताबिक जाएंगे तो फिर तो मेरा ख्याल है कि बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जिस पर आप क्वेश्चन मार्क रेज कर सकते हैं कि ये बात क्यों कही गई और उस पर आपका रद्द-ए-अमल क्या था। लेकिन जो दूसरी बात आपने कही है ना कि जी MQM की जो सियासी ताकत है कराची के अंदर है और सिंध के और जो शहरी इलाके हैं वहाँ से भी है। अब अगर
MQM का गवर्नर जो है वो वज़ीर-ए-आज़म साहब का नामजद करदा वफाक का नुमाइंदा वहाँ बैठा है, इसका मतलब ये कि PMLN की भी किसी हद तक उनके साथ कोई ताल्लुक़ और रब्ता है और उन्होंने अपना बंदा बिठाया हुआ है। सेनेट के चेयरमैन के जो इलेक्शंस होने लगे थे उसमें PMLN ने हत्तुल इम्कान कोशिश की कि MQM जो है उनको वोट करे। मौलाना फजलुर रहमान ने उनसे जो है वो वोट मांगे डिप्टी चेयरमैन के इलेक्शन के लिए। PTI जब धरने पे बैठी थी, बावजूद इस इल्ज़ाम के कि ज़हरा शाहिद के कत्ल का इल्ज़ाम उन्होंने लगाया था, उसके बाद PTI ने कोशिश की कि धरने में जो है वो इनके साथ आकर MQM खान साहब ने बहरहाल बात धरने में तो पता नहीं था या नहीं, लेकिन कराची के जलसे के लिए एटलीस्ट उस पर होने की बात है, हर्डल्स ना हो। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि हर सियासी जमात ने उनके साथ राब्ते की कोशिश की है जब उनको ज़रूरत पड़ी है उसकी। पीपल्स पार्टी ने 2007 में जब लंदन में APC हुई, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हयात थी और पीपल्स पार्टी के ताल्लुकात सब पार्टियों से ज़्यादा ख़राब थे MQM से, और 12 मई का वाक़या भी उसी वक्त हुआ था, उसके चंद महीने बाद ये लंदन में कॉन्फ्रेंस हुई। तमाम जमातों ने ये कहा कि APDM उन्होंने क्या तय किया था? जी वहाँ करारदाद हुई कि कोई जमात आइंदा MQM के साथ बात नहीं करेगी और अपनी हुकूमत में उनको शामिल नहीं करेगी। ठीक है जी, पीपल्स पार्टी ने उस करारदाद को सपोर्ट नहीं किया और मोहतरमा का ये मौक़िफ़ था कि नहीं, MQM एक सियासी हकीकत है और इनके जो पॉलिटिकल लोग हैं हमें उनसे बात करनी चाहिए। अगर उनके कुछ लोग बुराई में हैं, जराइम में हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें, उनके खिलाफ बात होनी चाहिए। तो पीपल्स पार्टी का मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का भी ये मौक़िफ़ था उस वक्त कि इनकी जो सियासी ताकत है उसको आप इस तरह छोड़ नहीं सकते हैं। और मैं आज भी समझता हूँ कि MQM के ऊपर इल्ज़ामात बहुत सारे हैं, मुमकिन है ठीक भी हो, मैं शदीद तरीन मुखालिफ रहा हूँ इनका, शायद आइंदा भी रहूँगा, इनकी सियासत से मुझे बहुत इख्तलाफ है, लेकिन मेरी पसंद नापसंद की बुनियाद पर आप MQM की जो सियासी हकीकत है उसको नजरअंदाज। अच्छा, जनरल मोइन साहब से पूछते हैं। जनरल मोइन साहब, एक तो ऑब्जेक्टिव लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का रहना चाहिए बड़ा क्लियर और उस पर कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए कि जो भी क्रिमिनल है उसको जरूर पकड़ें, किसी भी जमात का हो, सिटिंग मिनिस्टर भी हो तो उसको भी जाके हाथ डालें, मत छोड़ें उसको। लेकिन यहाँ हम कैसे करें कि एक मेन स्ट्रीमिंग हुई है बहुत ज़्यादा MQM की, मेरे ख्याल में ये 92 वाली MQM आज हमारे पास 2015 में नहीं है, बहुत आगे आगे। बचाना है इसको, सियासत को भी और क्रिमिनल को भी हाथ डालना है और कराची में अमन भी रिस्टोर करना है, कैसे चलें आगे? देखिए, बात यह है कि इस वक्त जो हम कह रहे हैं कि इस पार्टी को ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है, ये बात सही नहीं है। जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है अखबारों से या बाकी ज़राए से, उसमें सबसे ज़्यादा जो मेरे ख़्याल में कैजुअल्टीज़ हुई हैं या एक्शन लिया गया है और जो नंबर ऑफ़ ऑपरेशंस और रेड्स और मुकाबले हुए हैं वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सबसे ज़्यादा हुए हैं। और उसके साथ साथ सेक्टेरियन जमातें भी हैं और लियारी जो है वहाँ पर जिसका कनेक्शन बाद दफ़ा लोग पीपल पार्टी के साथ जोड़ देते हैं, तो वहाँ पर भी बहुत एक्शन हुए हैं। और ये इस वक्त लाइमलाइट में MQM आई हुई है, लेकिन वो टॉप पर नहीं है मेरे ख्याल से जो नंबर ऑफ़ ऑपरेशन जिनके ख़िलाफ़ हुए हैं। अब रहा ये, मैं गनी साहब की बात से मुत्तफ़िक हूँ कि ये एक सियासी हकीकत है MQM और इनको बहुत लोग वोट देते हैं और इसलिए इनको अकेले तनहा छोड़ा नहीं जा सकता, इनको मेन स्ट्रीम में लाना चाहिए। और जो सिंध की सिचुएशन है और कराची की सिचुएशन है, उसमें जो पीपल्स पार्टी की पॉलिसी है वो मफाहमत की पॉलिसी है, जिस पर वो चाहते हैं कि मिलजुल कर इंतज़ाम ऐसा चलाया जाए कि यहाँ अमन कायम हो। तो पॉलिटिकल लोग अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशंस करते रहें, नए कम्बिनेशन बनाते रहें, लॉ इन्फोर्सर्स जो हैं वो क्रिमिनल्स को बिला इम्तियाज़ अपनी कार्रवाई करते जाएंगे ताकि यहाँ पर काफ़ी हद तक सफाई हो जाए। लेकिन जो आपने एक बात कही वो बहुत अहम है कि हर पार्टी को अपने जो है अपने क्लीनिंग का अमल, जो तहतीर जो है अपनी पार्टी के अंदर, कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं और क्यों सोचते हैं और क्यों ऐसा है, उस पर बहुत गहरा गौर व गौज होना चाहिए और उसके बाद उनको स्टेप्स उठाने चाहिए ताकि वो उस इमेज को तोड़कर एक अपने लिए बेहतर सियासी इमेज बनाए। क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरह मैंने कहा कि अवाम जो हैं वो करप्शन से भी और एक्सट्रीमिज़म से भी और टेररिज्म से भी और भत्तों से अभी तंग आ गए। आपने देखा बहुत जगह पर लोग कानून हाथ में ले लेते हैं, लोगों को ज़िंदा जलाते हैं, लोगों को मार डालते हैं। तो अनारकी फैल जाएगी अगर इसको हमने काबू नहीं किया। हम सबका मफाद इसमें है कि हम रूल ऑफ लॉ में बिलीव करें दिल और जान से, और हम अपनी जो है कह रहे हैं ये हमारे रवैये जो है हमें इंतहापसंदी की जानिब माइल कर रहे हैं। स्ट्रीट जस्टिस जो है, सड़कों के ऊपर हाथ में डंडा हथियार पकड़ के तो चाहते हैं खुद से इंसाफ कर लें। खुश वक्त भी आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब एक रियलाइजेशन पार्टी के अंदर थी
कि कुछ ऐसे एलिमेंट यहाँ थे, इर्द गिर्द की गलियों में ही होंगे। वहाँ पे 90 तो छोटा सा वो घर है, मैं देखा भी हुआ अंदर से जाके, वो अंदर सारी दुनिया उसमें नहीं पैक हो सकती है 120 गज के अंदर। उन गलियों में अगर ये ऐसे लोग मौजूद थे तो आप लोगों को इतना स्ट्रांगली फिर यार रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, फिर थोड़ा सा ठंडे दिल से इंगेज करते आप भी रेंजर्स को, जैसे हम लोग यहाँ ऑन एयर कह रहे हैं कि सियासत को आप हिट ना करें लेकिन क्रिमिनल एलिमेंट्स को हिट करें, तो शायद इसको MQM वर्सेस रेंजर सिचुएशन बनने से बचाया जा सकता था। क्या कहेंगे आप? नदीम मलिक साहब, 3 लोग इस वक्त मुस्तकिल बात कर रहे हैं MQM पे, तो मेरे ख्याल से मुझे थोड़ा सा मौका ज़रा ज़्यादा दे दीजिए ताकि मैं थोड़ी वजाहत कर सकूं। पहली बात तो ये कि मीडिया में जब हम बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि हम अदालत या कचहरी लगा कर बैठे हैं। हम बता रहे हैं कातिल कौन है, हम बता रहे हैं मुल्जिम और मुजरिम कौन है। ये तरीक़ा वारदात, ये तरीक़ा गुफ्तगू बिल्कुल नामुनासिब है। जब तक अदालत फैसला ना करे किसी मुल्जिम को आप मुजरिम करार नहीं दे सकते। लेकिन हमारे यहाँ मिन हैसुल कौम एक नहायत बुरी आदत ये है कि आप किसी को भी कुछ भी उठाकर मुंह से खोल के कह देते हैं और उसकी सारी ज़िंदगी तबाह बर्बाद कर देते हैं। ये परसेप्शन बनाने में हमारे सियासी लीडरान का बहुत बड़ा कमाल है और ऐसा नहीं होना चाहिए और मीडिया को पार्ट नहीं बनना चाहिए। नंबर 2 बात ये कि अभी जो बात कही जा रही थी तत्हीर का अमल, मेरे ख्याल से वाहिद MQM ऐसी जमात है जिसमें आप, एक तो ये कि 10 मरतबा इलेक्शन लड़ चुकी है, बल्दिया का मेयर आ चुके हैं, 2-3 दफ़ा मेयर आए हैं, ऐसा नहीं है, ये सियासी जमहूरी अमल से गुजरी हुई जमात है। इस जमात के बारे में ये कहना जो अभी मेरे भाई ने कहा, मुझे बड़ी हैरत हुई, उस पर मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी कि तहरीक तालिबान पर जितने हुए अटैक उतने अभी MQM पे नहीं हुए। कहाँ तहरीक तालिबान और कहाँ MQM? MQM वो वाहिद जमात है जो खुले आम खड़े होकर सीना तान कर तहरीक तालिबान के खिलाफ बात करती रही, और तो किसी पार्टी ने बात नहीं की खुलकर। लेकिन एक ऐसी पार्टी को उससे मिलाना जिसकी 25 MNA बैठे हों, 52 MPs बैठे हों, जिसके 8 सेनेटर्स बैठे हों, जो सब इलेक्ट होकर आए हों, जो एक जमहूरी अमल से गुजरे हों, जिन्होंने इस मुल्क के इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली में अपना हाथ डाला हो, उस पार्टी के बारे में ये कहना कि जी इन पर इतने नहीं हुए ऑपरेशन जितने उन पर हुए, ये एक तो मैं यहाँ बहुत ज़्यादा इस बात की मजम्मत करूँगी कि ये एक जमहूरी सियासी पार्टी जो कि मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों की पार्टी है, जो सियासी अमल को चला रही है, जो जमहूरियत का हिस्सा है, जिसके बारे में सईद गनी साहब ने भी बिल्कुल दुरुस्त बात की कि इसको सियासी धारे में रहते हुए सोचना चाहिए कि ये एक ऐसी पार्टी है जिसका एक बहुत बड़ा मैंडेट है और हर कोई इसके पास आता भी है जब उसको ज़रूरत पड़ जाती है। तो एक तो इस बात को मैं बिल्कुल वजाहत से कहूँ कि मुझे बहुत नागवार गुजरी ये बात कि आप उससे इसे ना मिलाएं। आपने जो कहा कि हमें ऐसा रिएक्शन नहीं करना चाहिए, देखिए बिल्कुल अगर किसी पार्टी में भी कोई क्रिमिनल्स हैं, ख्वाह वो किसी का कातिल है, छोटा चोर है या बड़ा चोर है, उसे पकड़ें, अदालत में ले जाएं, उसके साथ जो सलूक रवा करना है उसको खुलेआम सज़ा दी जाए। इस पर तो अल्ताफ़ हुसैन भाई कई दफ़ा कह चुके हैं। जो तरीक़ाकार था जिसके तहत एक सियासी जमहूरी पार्टी के एक ऑफिस के अंदर घुसकर जिस तरह तोड़ फोड़ हुई, उस अमल के ऊपर गुफ्तगू हुई है। हमने ये नहीं कहा है कि जी आप क्रिमिनल्स को क्यों उठा के ले गए, अगर वो क्रिमिनल्स हैं, ये तो अदालत साबित करेगी ना, फिर पता चलेगा। तो हमारे पास इंतजार ही नहीं है, हमारे पास तहम्मुल नहीं है। देखिए नदीम मलिक साहब, एक ब्रेक लेना चाहता हूँ खुशबक बीबी, इल्जाम लगाते हैं, लेकिन एक आपकी बात को मैं यहाँ रीइंडोर्स करना चाहूंगा कि जो हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट्स बांटने हैं ना, वो मेरा, आपका, गनी साहब का, मेरे ख्याल सारे हम बराबर के पाकिस्तानी है। मैं नहीं समझता कि मैं किसी के हुब्बुल वतनी को क्वेश्चन करने की पोजीशन में हूँ। ये बीबी को भी सिक्योरिटी रिस्क करार दे दिया गया था, नवाज शरीफ साहब के लिए किया गया था, मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता। मैं तो एक सिंपल सी सादा सी बात कर रहा हूँ कि कानून जो है वो सबके लिए यकसा तरीके से लगे, जो क्रिमिनल है उसको हिट करें लेकिन सियासत ना उसमें खराब हो। एक ब्रेक ले लूँ, ब्रेक से वापसी पे जवाब लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। शीरीन बीबी, ये फरमाइएगा कि ज़रब अज़्ब भी हो रहा है, डिफ़िकल्ट टाइम्स है, सदर्न पंजाब का भी चैलेंज बाकी है जिसको आपके ज़रब अज़्ब ने किस दिन जाकर टैकल करना है। कराची एक बहुत बड़ा चैलेंज था जहां पर ये ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है, आगे कैसे बढ़े? देखिए मेरा ख्याल में कराची को अब क्लीनिंग प्रोसेस पूरा होना चाहिए। कोई सियासी पार्टी में अगर इस किस्म के क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं, आर्म्ड और डी वेपनाइजेशन आपको करनी पड़ेगी, लेकिन साथ साथ आपको पुलिस को डीपोलिटिसाइज करके प्रोफेशनल
पुलिस कहना आसान है, होगा नहीं, करना तो है ना, शुरू तो आपको पता है अभी एपेक्स कमेटी में ट्रांसफर पोस्टिंग पे कितना बड़ा इशू आया है, कायम अली शाह साहब के लिए क्या कहा गया है? बट नदीम पॉइंट है कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो कराची का मसला नहीं हल होगा। आर्मी कौन करेगा? फौज होल्डिंग ऑपरेशन नहीं करती, आपके सियासतदान को करना पड़ेगा। उनके लिए इम्पोर्टेंट का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, पुलिस इज इम्पोर्टेंट, पुलिस को सूबाई महकमा है ना जी, नहीं तो पुलिस को अगर इम्पोर्टेंट है तो उसे ठीक करें। जब आप पुलिस में भर्तियां खत्म करेंगे, प्रोफेशनल ट्रेनिंग देंगे, फिर ही सही होगा ना। लेकिन कराची का तो ऑपरेशन जारी है, साथ साथ खुदा के वास्ते पंजाब में आप करें, पंजाब में जो गढ़े हैं ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड ग्रुप्स, साउथ पंजाब है और जगह है, उधर क्यों नहीं कुछ हो रहा है? नेक्स्ट स्टॉप वही है, एक्शन होना पड़ेगा, वहीं जाना पड़ेगा। पंजाब में जो है उसको आप नहीं इग्नोर कर सकते, और वहां भी जिन जिन सियासी पार्टीज की लिंक्स हैं इन कलदम तंजीमों के साथ, वो एक्सपोज करें, उनको काटें वो लिंक्स, क्योंकि ये सिर्फ कराची का इशू नहीं है, ये पंजाब का बहुत बड़ा इशू है। आप क्या कहते हैं? लेकिन पहली बात तो ये है कि जो तासुर ये है ना कि जी कोई पुलिस जो है पता नहीं कितनी पोलिटिसाइज है कि शायद वो कोई काम ही नहीं करते, ये गलत है। आप खुद अपने तौर पे, मेरी बात पे ना जाएं, आप खुद अपने तौर पे ज़रा रिसर्च कीजिए कि सिंध में जो पुलिस ऑफिसर्स लगे हुए हैं मुख्तलिफ जगहों में, कराची में भी और कराची के अलावा दीगर अजला में भी, वो उनकी रेपुटेशन किस किस्म की है। आपको मैं यकीन से कह सकता हूँ कि मोर देन 90% आपको अच्छे ऑफिसर्स मिलेंगे जिनके मतलब हर शख्स ही रहेगा कि अच्छा कॉम्पिटेंट और क्रेडिबल ऑफिसर है और जो अच्छे काम कर रहे हैं। और आप डेटा मंगवा लीजिए सिंध पुलिस के 1.5-2 साल पुराना, और अभी का मंगा लीजिए कि लाड़काना में क्राइम रेट क्या था, अब क्या हो गया, बदीन में क्या था, अब क्या हो गया, कराची में क्या था, अब क्या होगा। क्राइम रेट अभी गिरा है, रिसेंट वीक्स के अंदर ये जो सख्ती आई है ना ऑपरेशन में, क्राइम रेट गिरा है। आई डोंट नो इसमें क्या मैजिक साइंस हुई है, लेकिन हुई है कुछ। 1.5-2 साल से ना ऑपरेशन तो कराची तक महदूद है ना जी सिर्फ ये, लेकिन मैं तो आपको सारे जिलों की बात कर रहा हूँ कि पूरे सिंध का मंगवा लीजिए तो उसमें फ़र्क पड़ा है। अब ये बदकिस्मती है कि हर आदमी का तो पोलिटिसाइज कर दिया, पोलिटिसाइज कर दिया। पीपल्स पार्टी ने पिछले 7 वर्षों में सिवाय सिपाहियों के भर्ती कुछ नहीं किया है। या तो आपने कोई जी इंस्पेक्टर्स लगा दिए हों, कोई सब इंस्पेक्टर्स लगा दिए हों, या एएसआईज लगा दिए हों, तो आप कहें जी पोलिटिसाइज हो गए और भर्तियां सियासी कर दिए। सिवाय सिपाहियों की भर्तियां और किसी की भी नहीं हुई है। अब अगर सिपाहियों में मैं तो कहता हूं जी वो जो उनका तरीक़ेकार उसके मुताबिक, अगर आप ये कहते हैं जी वो सियासी हुए हैं, तो सिपाही की क्या हैसियत हो सकती है पुलिस के अंदर, और वो कितना अपने ऑफिसर को डिसओबे करता है, ये आपको जो अगर पुलिस को जानते हो समझते होंगे। नहीं, मैं कह रही हूँ सिर्फ भर्ती की बात नहीं है, पोस्टिंग ट्रांसफर्स एक बड़ा इशू है। यही हुआ था ना एपेक्स में। नहीं, मैं तो आपसे गुजारिश कर रहा हूं, मैं तो आपसे कह रहा हूं कि आप देख लीजिए ना कि जो लगे हुए अगर गनी साहब को अपने इलाके में पसंद का एसएचओ चाहिए, नहीं तो नहीं मजा नहीं आता ना, कभी भी नहीं। पंजाब में भी यही होगा। बल्कि चले मैं बैठा हूं ना, मैं तो आपके सामने खुद कह रहा हूं, मैं 95 से सियासत में एक्टिव हूँ जी। 95 से मेरे वाले साहब की बात के बाद कोई एक आदमी अगर कह दे, सिपाही से लेके आईजी तक, कई मेरे जानने वाले भी होंगे, दोस्त भी होंगे, कोई एक आदमी कह दे कि मैंने किसी की सिफारिश हो कि यार इस आदमी का ख्याल करना सही है। साहब के लिए जाती सवाल नहीं था, आई नो कि आप नहीं, लेकिन मेरे से बेशुमार था, यू नो, मेरे जैसे बेशुमार जिन्होंने जमीनों पे कब्जा करना है, जिन्होंने उनके खिलाफ कार्रवाई। मैं तो ये आपसे गुजारिश कर रहा हूं, जैसे जनरल मोइन साहब से पूछा है। जनरल मोइन साहब ने एक तरफ तो सियासी जमातों का रोल है, दूसरी तरफ वहां पर फिर ये किडनैपिंग फॉर रैंसम है, ये जमीनों पर कब्जे है। और वो अब तो जुल्फकार मिर्ज़ा साहब ने, जरदारी साहब का भी 5 जो बड़ी साइट्स डेवलप हो रही हैं उसमें उन्होंने नाम डाल दिया। अब मुझे नहीं समझ आती कि फिर वो कौन सी ऐसी पॉलिटिकल ओनरशिप होगी, कौन सी ऐसी सियासी क़यादत होगी जो ये जिनका नाम भी आ रहा है और साथ आप करें कि ठीक भी कर दो। जी हाँ, ये मेरे ख्याल में इस तरफ भी तवज्जो करनी पड़ेगी। जब ये पहली प्रायोरिटी काम ख़त्म होगा तो उस तरफ भी तवज्जो होगी जिन्होंने ज़मीनों पे कब्ज़े किए हैं या कोई ज़ातियाँ की हुई हैं जिस पर लोगों की कंप्लेंट्स हैं, या अदालतों ने जिस पर फैसले किए हुए कि नाजायज़ कब्ज़े हैं, तो ज़ाहिर है कि उस तरफ भी जाना पड़ेगा। लेकिन मेरी असेसमेंट ये है कि ज़ाहिर है पूरे पाकिस्तान की पुलिस फोर्सेस जो हैं उन सबको मॉडर्न ट्रेनिंग चाहिए, मॉडर्न इक्विपमेंट चाहिए और उनको सियासी असर आज़ाद करना है। लेकिन मेरी अपनी असेसमेंट ये है कि पिछले 1-1.5 साल में सिंध पुलिस ने अच्छा काम किया है, बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, इनके बहुत से आदमी जो हैं वो शहीद हुए हैं और इनका परफॉर्मेंस भी अच्छा है क्योंकि काफ़ी हद तक रेंजर्स के साथ मिलकर इश्तराक के साथ ये काम कर रहे हैं, तो इन्होंने भी अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस किए हैं। और मेरे ख्याल में एज़ कम्पेयर टू बिफोर मुझे तो इसके अंदर बेहतरी नज़र आ रही है, लॉ एंड ऑर्डर के अंदर भी और क्रिमिनल एक्टिविटी के अंदर भी कमी आई है। और ये मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि ये जो ऑपरेशन है इट इज़ नॉट ओनली कन्फाइंड टू कराची, बाकी जगहों के ऊपर भी पुलिस जो है वो अंडरटेक कर रही है ऑपरेशन। डाकुओं के खिलाफ भी मुझे पता है मीरपुर ख़ास में हुआ है, हैदराबाद में हुआ है
और जगहों पर भी, शिकारपुर में सर हुआ वो है। डाकू जो थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे कि पुलिस हमसे भत्ता मांग रही है। सानिया पेश आया था इमाम बारगाह का, उसके आदमी पकड़े हैं। अच्छा, क्लोजिंग रिमार्क्स में ले लूं खुशबक बीबी से, लास्ट मिनट है। तो मतलब मेरा कहने खुशबक बीबी, आप क्या कहेंगी कि आगे बढ़ना है, मामला को बेहतर तरीके से काबू में रखना है, तो क्या चीजें करी जाए? देखिए, अभी पुलिसिंग की बात हो रही थी ना, उसमें मैं समझती हूँ लोकल पुलिसिंग की कमी है हमारे यहाँ, और ऐसे बहुत सारे हमारे पास लूप होल्स हैं जिसकी वजह से हम कंट्रोल नहीं कर पाते इदारों को, और उसको करने के लिए हमें एक बाकायदा मजबूत सिस्टम चाहिए जो किसी के पास आता नहीं है, और अगर हाथ में आता है तो उसके हाथ से निकल जाता है। जहाँ तक इस बात की बात हो रही है कि जो कुछ भी क्रिमिनल्स के बारे में एक्टिविटीज़ हैं या ऑपरेशंस हैं, ज़रूर होना चाहिए, लेकिन किसी को टारगेट करके नहीं होना चाहिए। अक्रॉस द बोर्ड जहाँ कहीं भी ऐसे अवामिल या लोग मौजूद हैं, ज़रूर उन्हें पकड़ा जाए, ज़रूर उन पर मुकदमे कायम हो, ज़रूर उनकी सज़ा सारे पाकिस्तान के सामने दी जाए, लेकिन किसी को बाकायदा से टारगेट करके, निशाना बना के, या किसी पार्टी को या किसी शख्स को या किसी इदारे को, तो फिर ये जो सिस्टम होता है वो भी ढीला और कमजोर नजर आने लगता है। अक्रॉस द बोर्ड हो और ट्रांसपेरेंटली आगे बढ़ा जाए और मजबूती के साथ आगे बढ़ा जाए, कोई पॉलिटिकल कंप्रोमाइज ना हो, ये अच्छी बात है। खुशबख्श शुजात साहब, आपका, जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब, आपका, सईद गनी साहब और डॉक्टर शीर साहब, सबका बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।